हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2018 का है और आज हम यूनिट थर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आज का हमारा प्रश्न है एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांसमिशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसमें हमसे चक्रण वर्ण नियमों के बारे में पूछा गया था जो कि डीडी संक्रमण में संपन्न होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं। चक्रण वर्ण नियम, पहला नियम है ये। चक्रण वर्ण नियम के अनुसार वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ही अनुमत होते हैं जिनके दौरान बहुलता में चेंज नहीं होता है। किसी अवस्था की बहुलता को 2s+1 सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अब बहुलता क्या होती है? बहुलता चक्रण क्वांटम संख्या को जब 2 से गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो उससे बहुलता प्राप्त होती है। यह इसका सूत्र है। अब डीडी संक्रमण के लिए हमें ज्ञात करना है तो ये डी यदि अंतिम उपकोष जो डी होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अवस्था इस प्रकार पाई जाती है तो इसके लिए जब हम बहुलता निकालते हैं तो इस बहुलता के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ दूसरे विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -½ लेते हैं। और जब इनका बहुलता ज्ञात करते हैं तो इन्हें दोनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है और जब इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। और जब इस सूत्र में के हिसाब से यदि हम +1 करेंगे तो इसमें 1 प्राप्त होता है जिसे हम एकक अवस्था कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक की अवस्था में दोनों ही इलेक्ट्रॉन समान दिशा में चक्रण करते हैं तो इससे चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 प्राप्त होता है, अर्थात +½ और +½ दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होता है। और इसको बहुलता ज्ञात करने के लिए जब हम सूत्र में रखेंगे इसका मान तो बहुलता इसका 3 प्राप्त होता है, अर्थात 2 × 1 + 1 जिसका 3 प्राप्त होता है। इसे हम त्रिक अवस्था कहते हैं। और इस चक्रण वर्ण नियम के अनुसार यदि एकक अवस्था से एकक अवस्था में इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन करता है तब या त्रिक अवस्था से त्रिक अवस्था में ट्रांसमिशन करता है तो ये संक्रमण कैसे होते हैं? अनुमत संक्रमण होते हैं। और यदि यह संक्रमण एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में चले जाएं या फिर त्रिक अवस्था से एकक अवस्था में चले जाएं तब प्रतिबंधित संक्रमण प्राप्त होता है, अर्थात इस नियम के अनुसार यह संक्रमण संपन्न नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनके दौरान चक्रण क्वांटम संख्याओं का योग अपरिवर्तित रहता है अनुमत होते हैं। जो दूसरा नियम है लेपोर्टे का चक्रण वर्ण नियम, यह मैं अपने वीडियोस में सॉल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूँगा, वहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अर्थात वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं उनमें हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। सबस्टिट्यूशन है प्रतिस्थापन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब वर्ग समतलीय संकुल। चलिए फ्रेंड्स, ये सॉल्व करते हैं। वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सामान्यतः वर्गाकार समतलीय संकुलों का निर्माण निकल सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड, रेडियम सेकेंड, इरिडियम फर्स्ट और ओरम थर्ड करते हैं। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इन धातु आयनों का जो विन्यास होता है ये D8 होता है। इन संकुलों के निर्माण की प्रक्रिया में 8 इलेक्ट्रॉन 4 D कक्षकों में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात जो D कक्षक होते हैं 5 होते हैं, लेकिन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 कक्षकों में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा धातु आयनों का जो dx²y² कक्षक होता है वो रिक्त हो जाता है। अतः धातु आयनों के dx²y², s, px तथा py ये जो 4 कक्षक हैं इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं और ये कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर dsp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं और इन संक्रमण में वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होती है। वर्गाकार समतलीय संकुलों के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का बहुत कम अध्ययन हुआ है। अब बहुत कम अध्ययन क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती है इनका वेग अत्यंत तीव्र होता है। प्लेटिनम सेकेंड, पैलेडियम सेकेंड तथा निकल सेकेंड के संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का वेग क्रमशः 1:10⁵ 10⁻7 होता है। अर्थात यदि प्लेटिनम सेकेंड जो
जो धातु होती है, धातु आयन होता है, यह इसकी अभिक्रियाओं का प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करने की स्पीड यदि 1 है तो पैलेडियम की 10 की पावर 5 होगी और निकल की 10 की पावर 7 होगी। यह इसकी स्पीड का अनुपात है। अतः प्लेटिनम के संकुल में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का सर्वाधिक अध्ययन किया गया है, क्योंकि इसकी स्पीड इन दोनों की तुलना में कम होती है। अर्थात इस प्लेटिनम सेकेंड का ही अध्ययन सर्वाधिक किया गया है और यह अभिक्रिया SN2 प्रकार की क्रियाविधि से संपन्न होती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि वर्गाकार समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया से वर्गाकार समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है, लेकिन इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जटिल होती है। इसका कारण यह है कि वर्गाकार समतलीय संकुलों की अधिकांश प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जलीय विलायक में संपन्न होती है और जल एक अच्छा विलायक होने के साथ साथ यह एक अच्छा अभिकर्मक भी होता है। अब इसकी क्रियाविधि जटिल होती है क्योंकि जो जिस माध्यम में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है वो अधिकांशतः जल लिया जाता है और जो जल होता है वो एक अच्छा विलायक होने के साथ साथ एक अच्छा अभिकर्मक भी होता है। इस कारण ये जो अभिक्रिया होती है SN2 क्रियाविधि संपन्न होती है और ये SN2 क्रियाविधि दो पथों के माध्यम संपन्न होती है, दो पथों के माध्यम से संपन्न होती है। इनमें से पहला पथ तो क्या है, अभिकर्मक पथ, और दूसरा कौन सा है, विलायक पथ या अभिकर्मक स्वतंत्र पथ, जिसमें अभिकर्मक कम योगदान देता है और ये विलायक के माध्यम से भी संपन्न हो जाती है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। माना कि एक कोई संकुल लिया गया है जो कि क्या है, वर्ग समतलीय संकुल है, अर्थात इसके चारों लिगेंड होते हैं प्लेटिनम धातु से एक ही तल में व्यवस्थित हैं, अर्थात 3 लिगेंड तो ये जुड़े हुए हैं और एक लिगेंड से एक्स जो कि ये अलग जुड़ा हुआ है और इसमें हम इसे x का प्रतिस्थापन करवाना है, किससे, y से। तो इसमें पहला तो देखेंगे हम कौन सा पथ देखेंगे, अभिकर्मक पथ, जिसमें हम अभिकर्मक डालेंगे, जिसमें कौन सा लिगेंड होगा, y लिगेंड। और जब इसकी क्रिया इस अभिकर्मक युक्त लिगेंड से अभिकर्मक युक्त इस संकुल की क्रिया जब y लिगेंड युक्त अभिकर्मक से कराई जाती है तो ये पथ स्लो होता है और इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जिसमें x तथा y दोनों जुड़े रहते हैं और इसकी सामान्य संख्या का मान 5 हो जाता है और फिर इसमें से x जो होता है वो तुरंत बहुत तेज गति से निकल जाता है, जिसके कारण उत्पाद के रूप में यह संकुल प्राप्त हो जाता है जिसमें x y द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये होता है अभिकर्मक पथ। और जब इसका दूसरा पथ होता है, इसमें सेम लिगेंड लेते हैं और इसकी सामान्य संख्या का मान कितना होता है, 5 होता है। और जब यह विलायक में उपस्थित होता है, विलायक क्या होता है, जल, तो इसमें जल जुड़ जाता है जिसके कारण एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जिसकी सामान्य संख्या का मान कितना होता है, 5 होता है। और इसमें से ये जो x होता है यह निष्कासित हो जाता है और वापस से सामान्य संख्या 4 वाला एक स्थायी संकुल का निर्माण, अस्थायी संकुल का निर्माण हो जाता है। और जब इसमें y लिगेंड युक्त अभिकर्मक अटैक करता है या फिर जुड़ता है तो इसमें वापस से संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है जिसमें सामान्य संख्या का मान 5 होता है और इसमें से ये अब इस बार यह H2O का वापस निष्कासन हो जाता है जिसके कारण मुख्य संकुल का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार विलायक पथ के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसकी वेग समीकरण देखते हैं। अब इसका जो वेग होता है, एक तो अभिकर्मक पथ के द्वारा होता है, एक विलायक पथ के द्वारा होता है। तो इन दोनों ही अभिकर्मक पथ के दोनों ही वेगों को हम जोड़ देते हैं जिससे हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टोटल वेग प्राप्त हो जाता है। जब इन दोनों की वेग समीकरणों को लिखते हैं तो KY बड़ा कोष्ठक प्लेटिनम L3X इसकी सांद्रता और Y की सांद्रता प्लस KS बड़ा कोष्ठक प्लेटिनम L3X इसकी सांद्रता। इसमें हम H2O की सांद्रता नहीं लेंगे क्योंकि यह आधिक्य में उपस्थित होता है और आधिक्य में उपस्थित होने के कारण यह जो विलायक पथ के द्वारा जो संपन्न होती है यह प्रथम कोटि की समीकरण होती है, अर्थात प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये जो अभिकर्मक पथ की होती है
यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इसमें जो अभिक्रिया होती है यह दोनों ही कारकों पर निर्भर करते हैं इसका वेग, इस कारण यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब इसमें हम प्लेटिनम Al3x को कॉमन ले लेंगे और जो शेष बचेगा उसे पीछे लिख देंगे। और जब इसका मान हम क्या मान लेंगे, के ऑब्जर्व, तब वेग का मान कितना हो जाएगा, के ऑब्जर्व प्लेटिनम Al3x। यहाँ के वाई क्या है, अभिकर्मक पथ का वेग नियतांक है, के एस विलायक पथ का वेग नियतांक है और के ऑब्जर्व का मान ये है। उपरोक्त अभिक्रिया जब अभिकर्मक पथ से संपन्न होती है तो अभिक्रिया का वेग संकुल तथा आक्रमणकारी लिगैंड की सांद्रता पर डिपेंड करता है और अभिक्रिया की कोटि 2 प्राप्त होती है। किंतु जब अभिक्रिया विलायक पथ में संपन्न होती है तो अभिक्रिया का वेग केवल संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त होती है, क्योंकि जल का आधिक्य होने के कारण अभिक्रिया का वेग जल के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना बीएससी के लास्ट ईयर की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाता रहता हूँ। थैंक यू।